मॉर्निंग जुडिशियल एस्पिरेंट्स। आप सब छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जाम की मेंस प्रिपरेशन में लगातार लगे हुए हैं और विधिज्ञ जूरिस्ट इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत, चूंकि मैंने आपसे कहा था कि जजमेंट राइटिंग के सेशन में हम सीरीज वाइज आपके लिए कुछ प्रॉपर सेशंस लेकर के आएंगे, जिसमें कोई भी ऐसा बच्चा या ऐसा स्टूडेंट जो पहली बार भी मेंस एग्जामिनेशन अपीयर कर रहा होगा, उसे भी इस विषय में बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। वो कम से कम इतना तो समझ पाएगा कि एक जजमेंट कैसे लिखा जाता है, फॉर्मेट क्या होता है। आपके आउट ऑफ 40 मार्क्स में अगर मैं एक जजमेंट के अंतर्गत मार्किंग की बात करूं, तो उसमें कुछ मार्क्स या मिनिमम मार्क्स की चीज तो पक्की हो ही जानी है। आप जजमेंट धीरे धीरे जब मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के आप टाइम मैनेज कर पाते हैं, तब जाकर के आप प्रॉब्लम में अपने काम की चीज निकालने की स्थिति तक आ पाते हैं, और फिर आप उस जजमेंट को लिखकर और उसे प्रेजेंट कर पाने की स्थिति में आ पाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, the more you practice, the more you realize that it is coming out of only from the practice। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है, वो भी टाइम वॉच सामने रख करके। आप जब सामने अपना समय रखेंगे, उस समय के अंतर्गत आपको प्रैक्टिस करनी, ताकि आप ये समझ पाए कि एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत ही आप उस जजमेंट को लिख सकें। आपके पास 3 ही घंटे हैं। इसके पहले हमने एक पूर्व का सेशन लिया हुआ है, प्लीज उसे आप वॉच करना। आपको उसमें छत्तीसगढ़ सिविल जज की मेंस एग्जामिनेशन से संबंधित जितने भी डाउट्स होंगे, वो सारी की सारी दुविधाएं वहां क्लियर हो जानी है। तो आइए इस सेशन के अंतर्गत हम समझते हैं कि आखिरकार फॉर्मेट ऑफ जजमेंट राइटिंग के अंतर्गत हमें किन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब आप एक जजमेंट लिखते हैं, तो जजमेंट का अपना एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है। अमूमन कुछ स्टेट्स के अंतर्गत आपको जजमेंट का फॉर्मेट एक जैसा दिखाई पड़ सकता है, कुछ स्टेट में कुछ छोटी छोटी बातें जो है वो डिफर कर सकती हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के फॉर्मेटिंग के अंतर्गत अगर आप देखें, तो बहुत सी सारी चीजें अपने आप में कॉमन ही हैं। यहां पर आप जजमेंट के अंतर्गत कौन कौन सी बातें शामिल करेंगे, इसके रिगार्डिंग आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझिए। कि आपको टाइटल ऑफ जजमेंट लिखना है, आपको टाइटल ऑफ जजमेंट लिखना है। आप जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में जजमेंट लिखने जा रहे हैं, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल, उसका अपना एक टाइटल होता है, जिस टाइटल को मेंशन करना होगा। आपको सूट और केस के डिटेल्स भी उसके अंतर्गत शामिल करने होंगे कि अगर वो सिविल काइंड ऑफ केस है, तो सिविल केस का संबंध किस प्रकार के सब्जेक्ट मैटर से है, क्योंकि सिविल काइंड ऑफ लिटिगेशन में भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं। भाई सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है, इंजंक्शन ऑर्डर के लिए हो सकता है, या अदरवाइज डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल के लिए हो सकता है, रिकवरी ऑफ मनी के लिए हो सकता है। और इसी प्रकार से जब आप क्रिमिनल जजमेंट लिख रहे हैं, तब भी आपको उस पूरे फैक्ट को या उसके एक समरी वाइज फैक्ट को वहां पर प्रेजेंट करना है, क्योंकि पूरा फैक्ट लिखोगे तो आप फिर एक तो टाइम पर कंप्लीट नहीं कर सकोगे, और पूरे फैक्ट की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपको केवल नेसेसरी फैक्ट्स ही मेंशन करने हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, जब आप पक्षकारों का नाम लिख रहे हैं, तो पक्षकारों के नाम में डिस्क्रिप्शन में क्या क्या बातें आनी चाहिए, उनका नेम आए, उनका एज आए, उनका रेसिडेंस आए, एड्रेस आए, प्लस उनका ऑक्यूपेशन आए। तो चाहे वो प्लेंटिफ हो और चाहे वो डिफेंडेंट हो, दोनों ही पार्टीज के कंप्लीट काइंड ऑफ प्रोफाइल वहां पर लिखनी होगी, राइट। जो भी कॉन्सल्स या जो भी प्लीडर्स उस मामले में पार्टीज के रिगार्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन कॉन्सल्स का नाम भी ठीक इसी पार्टी के नाम के नीचे लिखा जाता है। हेडिंग ऑफ एंड डेट ऑफ जजमेंट, अर्थात यहां पर आपको जजमेंट शब्द बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में मेंशन करना है। जिस तारीख की जजमेंट प्रोनाउंस होना है, ब्रैकेट में आपको यह भी लिखना होगा कि इट इज प्रोनाउंस्ड ऑन सो एंड सो डेट। अभी मैं आगे इसके प्रॉपर फॉर्मेट को भी शो करा देता हूं, तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप ये चीजें पहले याद रखें, दिमाग में फीड करें। इंट्रोडक्शन ऑफ द केस, एडमिटेड एंड अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स। तो आप जब सिविल काइंड ऑफ केस लिख रहे हैं, तो बहुत हद तक उसके सीरियल नंबर 2 पर आपको यहां पर दोनों पार्टीज के द्वारा जिन किसी विषयों पर अपनी कोई स्वीकृति दर्ज कराई गई है, या तो ओरल या तो रिटन वाइज या अदर प्लीडिंग के माध्यम से, तो एडमिटेड फैक्ट्स के बारे में मेंशन करना है कि ये पर्टिकुलर तथ्य अपने आप में स्वीकृत है, अथवा ये पर्टिकुलर तथ्य अपने आप में अस्वीकृत है, या अनडिस्प्यूटेड है, या अपने आप में किसी प्रकार से विवाद में नहीं है, राइट। ये फैक्ट्स यहां मेंशन होना चाहिए, विशेषतः सिविल काइंड ऑफ जजमेंट के अंतर्गत। अब प्लेंटिफ या प्रोसिक्यूशन स्टोरी क्या है, आप यहां पर अब इन दोनों पक्षकारों के अपने अपने कहानी को बयां करना शुरू करते हैं। तो पहले आप सिविल केस में प्लेंटिफ की स्टोरी देखिए, अगर वो क्रिमिनल केस है तो यहां पर हम प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को समझते हैं, और उसके बाद डिफेंस की स्टोरी क्या है, अर्थात डिफेंडेंट पर्सन की या रेस्पोंडेंट पर्सन की स्टोरी उस मसले में क्या है, या क्लेम के अंतर्गत उसका अपना आंसर क्या है। और क्रिमिनल काइंड ऑफ केस के अंतर्गत देखें तो अक्यूज्ड पर्सन की का कोई भी डिफेंस यहां पर क्या हो सकता है। इश्यूज, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो आप सिविल काइंड ऑफ केस के अंतर्गत ऑलमोस्ट 5th सीरियल पर ही आप फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की हेडिंग डालते हैं, कि यहां दोनों पार्टीज के द्वारा जो भी प्लेडिंग्स मिल रही हैं, जो कि आपके समक्ष प्रॉब्लम होगी,
होगी, तो उस प्लीडिंग के अंतर्गत कौन से ऐसे विवादित बिंदु हैं जिन पर कोर्ट को डिटर्मिनेशन देना है। तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज अर्थात विवादकों का विनिर्माण या विरचन, वो अपने आप में कोर्ट की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, न्यायालय की प्रोसीडिंग के अंतर्गत आता है। तो कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का कार्य यहां पर करेगी। अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज भी हेडिंग आप लिख सकते हैं और इश्यूज भी लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज लिखा जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें दिए हुए इश्यूज पर डिटर्मिनेशन शुरू होता है। क्रिमिनल काइंड ऑफ केस के अंतर्गत अगर हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट की बात करें, तो वहां पर क्रिमिनल काइंड ऑफ केस के अंतर्गत पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन लिखा जाता है। तो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन अर्थात जो भी चार्जेस फ्रेम किए गए उन चार्जेस के अंतर्गत हम एक एक पर्टिकुलर चार्ज को यहां पर देखेंगे क्रिमिनल केस के अंतर्गत, और उसे प्रूफ मतलब अप्रिशिएशन और मार्शलिंग संबंधी जो एविडेंसेस दिए गए होंगे उसके मातहत उसे हम प्रूफ कराने की कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली सिविल केस के अंतर्गत आपको लिखना है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, और उन सभी इश्यूज पर या तो सेपरेटली या फिर साइमल्टेनियसली कोर्ट अपना डिटर्मिनेशन पास करती है। कोर्ट चाहे तो उनमें से कुछ इश्यूज अर्थात 2 इश्यूज या 3 इश्यूज को साथ साथ भी डिटरमाइन कर सकती है या उन्हें इंडिविजुअली भी डील कर सकती है। इट इज अप टू द कोर्ट एंड अप टू द फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट, क्योंकि कई बार तथ्य ही इस प्रकार से होते हैं कि वहां पर उन विवादकों को एक साथ देखा जा सकता है। और इसके बाद कोर्ट अपना एनालिसिस उन बिंदुओं के आधार पर स्पीकिंग ऑर्डर या रीजन ऑर्डर के आधार पर प्रेजेंट करती है। जो भी न्यायालय का विश्लेषण उस पर्टिकुलर जजमेंट के अंतर्गत आता है, कोर्ट उसमें उस अकॉर्डिंग डिक्री पास करती है, उस अकॉर्डिंग जजमेंट पास करती है। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के केसेस के अंतर्गत जजमेंट के फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप कम से कम इतनी बातें तो होनी चाहिए। अभी हम अगले स्लाइड में चलते हैं जहां पर सिविल के जजमेंट में स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या अडॉप्ट होना चाहिए, विशेषतः तब जब आप छत्तीसगढ़ सिविल एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आप किन चीजों को ध्यान दें। तो सबसे पहले आपको कोर्ट का टाइटल लिखना है, द कोर्ट ऑफ सो एंड सो, तो द कोर्ट ऑफ सिविल जज क्लास 1। और यहां पर चूंकि आपका ये क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर का आंसर आप लिख रहे हैं, तो यहां पर जज का नाम अर्थात डेजिग्नेशन ऑफ जज जो भी है वो सिर्फ आप एक्स वाई जेड या एबीसी के तौर पर मेंशन करें, वहां पर आपको नाम लिखने की जरूरत कतई नहीं है। इसके साथ आप किस डिस्ट्रिक्ट, वो आपके क्वेश्चन पेपर में होगा, प्रॉब्लम में दिया होगा, उस डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करिए, जो स्टेट उसमें लिखा गया हो वो स्टेट मेंशन करिए, और उसके बाद आप प्रिसाइडेड बाय सो एंड सो यहां पर स्पेस छोड़ करके, और या तो एबीसी या एक्स वाई जेड जो भी आपको ठीक लगे वो आप वहां मेंशन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम है तो आपका खागा ऐसा कोई भी शब्द या ऐसा कोई भी अक्षर आप वहां पर लिख सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी ऐसे स्पेसिफाइड पर्सन का नाम नहीं लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है, राइट। इसके बाद आप आते हैं सीएनआर नंबर पर, इसे आप यहां पर मेंशन करिए। इसके बाद आप सूट का नंबर मेंशन करिए और इसके आप डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखिए। ये 3 बातें आपके सिविल काइंड ऑफ जजमेंट के फॉर्मेट के अंतर्गत लिखी जानी चाहिए। तो सीएनआर नंबर या सूट नंबर या डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिस तारीख को इस प्रकार का सिविल सूट इंस्टीट्यूट हुआ है वो उस बात को यहां पर लिखा जाना चाहिए। तो आप यहां पर सीएनआर नंबर मेंशन करके कुछ स्पेस छोड़ दीजिए। इसके बाद आप सूट नंबर डाल करके स्पेस छोड़िए। इसके बाद डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन डाल करके स्पेस छोड़िए। आपको कोई एक्सपेक्टेड या यूं समझिए कि काल्पनिक प्रकार का कोई भी तारीख मेंशन करनी तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप लीव आउट कर सकते हैं। इसके बाद जैसा आपने प्रीवियसली स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट देखा है, ठीक उसी प्रकार से यहां पर पार्टीज का जो डिक्लेरेशन है वो लिखा जाएगा। तो पार्टीज कौन है, प्लेंटिफ कौन है, प्लेंटिफ का नाम क्या है, रहता कहां है, एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी बातें यहां पर लिखी जानी चाहिए। और इसके बाद यहां पर आप डॉट 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 दे करके यहां आप मेंशन करिए कि ये है कौन, ये इस मामले में प्लेंटिफ है। इसी के साथ चूंकि ये पर्टिकुलर केस जिस डिफेंडेंट के खिलाफ फाइल किया जा रहा है उसमें आप लिख रहे हैं वर्सेस, और फिर डिफेंडेंट का नाम, और डिफेंडेंट के नाम के साथ उसका भी डिस्क्रिप्शन दीजिए कि ये रेसिडेंशियल एड्रेस इसका क्या है, या फिर इसकी एज क्या है और इसका ऑक्यूपेशन क्या है, ताकि उसे आइडेंटिफाई किया जा सके। और फिर यहां पर आप डॉट्स लगा करके यहां लाइए और यहां लिखिए डिफेंडेंट, और अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं तो उन सब डिफेंडेंट्स का नाम यहां पर आप मेंशन करिए, या फिर अदर्स लिखिए। तो अच्छा होगा कि अगर 2 ही 3 डिफेंडेंट्स हैं तो उनका नाम प्रॉपर तरीके से लिख दिया जाना चाहिए। देन प्रेजेंट प्लीडर्स आर काउंसिल्स, जो भी हैं सीरियल वाइज उन प्लीडर्स का नाम मेंशन करिए। तो प्राइमा फेसी आप निरंतर प्रैक्टिस पहले इतने फॉर्मेट की कीजिए। इसके बाद आपको जजमेंट शब्द का यहां पर हेडिंग मेंशन करना है, और जजमेंट शब्द यहां पर कैपिटल में मेंशन करना है। और जजमेंट शब्द लिखने के बाद आपको यहां पर ब्रैकेट में लिखना है प्रिसाइडेड बाय सो एंड सो, डॉट डॉट, वहां पर आप एबीसी एक्स वाई जेड मेंशन करिए, किसी का नाम नहीं। तो जजमेंट शब्द हेडिंग में कैपिटली, और उसके बाद ये पर्टिकुलर स्टेप आप ध्यान रखिए जो आपने यहां पर देखा, इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग सूट। तो सिविल काइंड ऑफ जजमेंट के अंतर्गत सबसे पहले आप यहां जजमेंट हेडिंग के बाद जो पहला सीरियल नंबर आप देख रहे हैं, यहां पर आपको उस वाद का संबंध किस प्रकार के सब्जेक्ट मैटर से है उस विषय वस्तु के बारे में इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करिए। इंट्रोडक्शन बहुत ही ब्रेविटी में होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर आपने प्रॉब्लम ठीक तरीके से पढ़ ली तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर सिविल प्रॉब्लम किस चीज से संबंधित है, अर्थात किस प्रकार के रिलीफ
रिलीफ को प्राप्त करने के लिए है, ये टेम्पररी इंजंक्शन के लिए है, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, रिकवरी ऑफ अमाउंट के लिए है, मनी के लिए है, अथवा ये एकोमोडेशन से संबंधित इविक्शन सूट है। तो जो भी चीजें हैं यहां पर आप उसे सूट के अंदर इंट्रोडक्शन के अंतर्गत 2 3 4 5 लाइन के अंतर्गत बहुत ही इंट्रोडक्टरी वे में, कंसाइज वे में, ब्रेविटी फॉर्म में मेंशन करिए, ताकि उस इंट्रोडक्शन को पढ़कर के समझ में आ सके कि आखिरकार ये मैटर या विषय वस्तु क्या है। इसके बाद आप पॉइंट नंबर 2 अर्थात सी नंबर 2 में एडमिटेड फैक्ट लिखिए कि वे कौन से फैक्ट हैं जिन पर दोनों पार्टीज के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार की कोई यहां पर दुविधा की स्थिति नहीं है, अर्थात वे फैक्ट अपने आप में स्वीकृत हैं, क्योंकि स्वीकृत तथ्यों पर या एडमिटेड फैक्ट्स पर कोर्ट कभी इश्यूज फ्रेम नहीं करती। और आप इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 58 ओपन करिए, वहां पर आप पढ़ सकते हैं, बीएसए में भी प्रोवाइडेड है, तो आप वहां देख सकते हैं कि एडमिटेड फैक्ट या स्वीकृत तथ्य अपने आप में बेस्ट एविडेंस होते हैं। तो जो पर्टिकुलर तथ्य या फैक्ट ऑलरेडी ही पार्टीज के द्वारा एडमिटेड है, या तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हियरिंग, या एट द टाइम ऑफ हियरिंग, या बिफोर द टाइम ऑफ हियरिंग, ईदर ओरली आर थ्रू देयर प्लीडिंग्स, तो दोस फैक्ट्स कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड, और उस पर कभी इशू फ्रेम नहीं होता। ठीक, प्लेंटिफ केस इन ब्रीफ। और तीसरे सीरियल नंबर पर आपको इन शॉर्ट, इसीलिए आपके एग्जामिनेशन में विशेषतः आप मध्य प्रदेश की बात करें, अदर स्टेट की बात करें, आपके छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, लेकिन कुछ इन स्टेट्स में समराइजेशन का एक पेपर लैंग्वेज सेक्शन के अंतर्गत, ट्रांसलेशन और समराइजेशन और उसके साथ आर्टिकल राइटिंग, समराइजेशन है ना, या प्रेसी राइटिंग, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने जब नंबर ऑफ फैक्ट्स लिखे हुए हैं तो नंबर ऑफ फैक्ट्स में आपको समराइजेशन या प्रेसी राइटिंग अगर आती है तो आप केवल इंपॉर्टेंट तथ्यों को ही वहां पर मेंशन करने करेंगे। ये हैबिट हमें होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस में होनी चाहिए। तो यहां पर भी प्लेंटिफ का जो केस है या डिफेंडेंट का जो केस है, वो आपको बहुत ही ब्रेविटी के साथ, बहुत ही टू द पॉइंट मेंशन करना होगा कि प्लेंटिफ वास्तविक तौर पर इस मामले को किसके खिलाफ फाइल कर रहा है, किस विषय वस्तु के रिगार्डिंग है, क्या रिलीफ चाहता है, आदि आदि। और इसी के साथ डिफेंडेंट का, यहां पर प्लेंटिफ ने जो भी क्लेम किया है, डिफेंडेंट उसके विषय में क्या अपना कंटेंशन रेज करता है, डिफेंडेंट उसमें क्या अपना विचार या अपना कोई ऐसा अभियुत्तर पेश कर रहा है, किन चीजों को वो एडमिट करते हुए कर रहा है या फिर डिनाई कर रहा है, ये बातें हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट में लिखती हैं। तो प्लेंटिफ्स केस एंड डिफेंडेंट केस विल बी ऑन सील नंबर 3 एंड सील नंबर 4। और यहां पर आप हेडिंग लिखते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। अब विवादकों की विरचना सील नंबर 5 के अंतर्गत हो रही है और पार्टीज के दिए हुए प्लीडिंग्स के आधार पर या एडमिशन डिनायल के आधार पर कोर्ट यहां पर तय करेगी कि आखिरकार इनके बीच सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या है, विषय वस्तु के संदर्भ में विवाद क्या है। और ध्यान रखना, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अगर दोनों पार्टीज के बीच में आपने फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज अच्छे से कर लिया है, बढ़िया से बना लिया है, कोई भी ऐसी चीज आपने लीव आउट नहीं की है, तो आपका जजमेंट बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आपने कोई भी इंपॉर्टेंट इश्यू छोड़ दिया है, तो ये अपने आप में मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को जन्म देगा, जो अपने आप में एक कहा जाना चाहिए कि इससे अगर पार्टीज को प्रेजुडिस कॉज होगा तो फिर जस्टिस हो सकता है, जिस प्रकार से प्रोविजन में इसके बारे में प्रावधान है। लेकिन आप ये समझिए कि आपको इश्यूज एज अ होल समझकर ही फॉर्म करना है, कोई भी इश्यूज छूटना नहीं चाहिए। एक ही बार में जो कुछ भी विवादित बिंदु है वो एक साथ निर्मित हो और उन पर एक साथ निराकरण किया जा सके। इसके बाद की स्थिति आप देखिए, यहां पर हेडिंग लिखना होगा डिटर्मिनेशन ऑफ इश्यूज। तो जो भी विवादित बिंदु हैं उनका निराकरण कोर्ट एक एक करके करने वाली है, या तो सेपरेटली या फिर साइमल्टेनियसली। कुछ ऐसे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के अंतर्गत इश्यूज होंगे जो संभवतः एक साथ देखे जा सकते हो। ठीक है, यहां पर यह भी समझना है कि अगर कोई प्रीलिमिनरी इश्यूज, लीगल इश्यूज अराइज किए गए कि क्या इस पर्टिकुलर मैटर में कोर्ट को सुनने की जुरिस्डिक्शन है या नहीं, क्या ये विद इन द लिमिटेशन फाइल्ड है या नहीं, क्या ये केस मेंटेनेबल है या नहीं, अगर इस प्रकार के कोई भी इश्यूज जिसे आप प्रीलिमिनरी इश्यूज ऑर्डर नंबर 14 के तहत मानते हैं, कहते हैं, तो उन इश्यूज को पहले निराकृत किया जाना चाहिए, पहले डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए, पहले सुना जाना चाहिए। तो इन इश्यूज को भी यहां पर फॉर्म करना होगा। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के अंतर्गत इन्हें भी फॉर्म करना होगा, क्योंकि अगर ये चीजें पहले डिसाइड हो गई, पहले समझ में आ गई कि हाँ सूट विद इन लिमिटेशन है, या सूट को सुनने की जुरिस्डिक्शन कोर्ट को है, या ये पर्टिकुलर सूट अपने मेंटेनेबल है, तो मैटर आगे प्रोसीड करेगा। और अगर नहीं है तो ये प्राइमा फेसी रिजेक्ट हो सकता है या डिसमिस हो सकता है। तो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यहां डिटर्मिनेशन ऑफ इश्यूज लिखा जाएगा और क्रिमिनल चार्जेस में आप पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन इन क्रिमिनल चार्जेस, क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल जजमेंट एंड इशू, सिविल केस के अंतर्गत डिटर्मिनेशन ऑफ इश्यूज। तो अब इश्यूज का डिटर्मिनेशन कोर्ट चाहे तो साथ साथ कर दे, दो इश्यूज को साथ साथ निराकृत कर दे, है ना, उनका मार्शलिंग और अप्रिसिएशन करके साथ साथ उसमें अपना वो रीजन या एनालिसिस प्रोवाइड कर दे, या वो चाहे तो एक एक इश्यूज को सेपरेटली डील करे और हर इश्यूज पर अपनी जो कुछ भी पार्टीज के प्लीडिंग्स हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनके एविडेंसेस हैं, उनके रिकॉर्ड्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब अवर्मेंट्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट यहां पर दिए हुए इश्यूज का डिटर्मिनेशन पास करे। ठीक, अब इसके बाद लास्ट पैरा में आप आते हैं और वो बात करता है रिलीफ के विषय में। अब कोर्ट यहां पर अनुतोष देने का काम करती है।
जो भी रिलीफ यहां पर प्लेंटिफ ने क्लेम किए होंगे उसके विषय में कोर्ट यहां पर विचार करते हुए बातें करेगी। डिक्री टू बी ड्रॉन अप अकॉर्डिंगली। अब इसी रिलीफ के अंतर्गत आप फिर मेंशन करते हो कि आप इस मामले में क्या रिलीफ ग्रांट कर रहे हो, और जिस तरीके का ये पूरा हो गया जजमेंट, इस जजमेंट के बाद का जो हिस्सा होगा वो होगा डिक्री का। मतलब जजमेंट में जो कुछ भी बातें अंतर्निहित हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए डिक्री पास की जाती है। तो डिक्री टू बी ड्रॉन अप अकॉर्डिंगली, डिक्री उसी तरीके से ड्रॉ की जाएगी जैसे कि जजमेंट आता है, ये निर्णय आता है। तो डिक्री इज द ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर जजमेंट। डिक्री के अंतर्गत आप उन पॉइंट्स को शामिल करेंगे जो पॉइंट्स, जो बिंदु यहां पर ऑपरेटिव पार्ट के तौर पर उस व्यक्ति को अनुतोष प्रदान करते हैं। तो न्यायालय जो कुछ भी ऑपरेटिव ऑर्डर जारी कर रही है, आदेश जारी कर रही है, उनके विषय में पॉइंट वाइज डिक्री के अंतर्गत लिखा होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। ठीक, क्योंकि अपील भी यहां पर डिक्री की होगी। ठीक, द जजमेंट इज डेटेड, साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट। यहां पर आप ये बात लिखेंगे कि ये निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया इस तारीख को और उसी तारीख को उसमें साइन हुए। तो जजमेंट इज डेटेड एंड साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट, और इतना लिखने के बाद यहां पर नीचे साइन शब्द लिख करके और साइंड बाय द जज एक्स वाई जेड, डेट ऑफ द जजमेंट, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, और इधर भी साइन, जज और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। और इस तरीके से आपका ये सिविल का जजमेंट का फॉर्मेट कंप्लीट होगा। तो ये बात हो गई फॉर्मेट की, ये बात हो गई स्टेप्स इन्वॉल्व टू राइट अ सिविल जजमेंट की, राइट, या फिर क्रिमिनल जजमेंट की। लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस 1-on-1 करिए, तब आपको ये बात क्लियर होगी। पहले तो फॉर्मेट को आप कम से कम 10 टाइम्स रिवाइज करिए, 10 टाइम्स रिवाइज करिए, क्योंकि जजमेंट अगर 40 नंबर का है तो 40 नंबर के जजमेंट के अंतर्गत आपके नंबर्स ऑलरेडी एग्जामिनर के दिमाग में डिवाइडेड होते हैं कि अगर आपने फॉर्मेट सही लिखा, फॉर्मेट में कहीं पर भी गलती आपने नहीं की, तो आपके 10 से 12 नंबर तो इसी में पक्के हो जाते हैं। अगर आपने इश्यूज सही फ्रेम किए हैं, आपने कोई भी इश्यूज ऐसे लीव आउट नहीं किए हैं जो उसमें बनने चाहिए थे और आपने नहीं बनाए, या हो सकता है आपने गलत बनाए, तो आपने अगर इश्यूज सही फ्रेम कर दिए तो 5 से 10 नंबर तो यहां भी आपके पक्के हो जाते हैं। और इसके बाद अगर आपने एविडेंसेस को, आर्ग्यूमेंट्स को सही तौर पर मार्शल किया है और उनका एप्रिसिएशन थ्रू द रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ द प्रोसीजरल लॉज, या कोई जजमेंट अगर आप लिखते हैं, हालांकि आपसे बहुत अपेक्षा नहीं की जाती कि आप इस दौरान कोई जजमेंट भी साथ में लिखें, लेकिन अगर आपको आता है तो आप मेंशन करिए। तो यहां पर अगर आप उन चीजों को भी आप ठीक से मेंशन करते हैं तो यू आर अगेन गेटिंग 10 to 12 मार्क्स। मतलब मोटे तौर पर आप ये समझ लो कि आपके आउट ऑफ 40 में आपने 30 नंबर पक्के कर लिए हैं, और ये अपने आप में अच्छा नंबर है। तो आप इसके लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड है कि आपको फॉर्मेट अच्छे से दिमाग में बैठना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आपको ये स्टेप्स याद हो जाएं, इन्हें आप रिवाइज करिए। इसके बाद कोई एक प्रॉब्लम लीजिए और उस प्रॉब्लम को लेकर के और इस तरीके से पहले जजमेंट लिखने का प्रयास करिए, कम से कम फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी इसके अंदर और भी चीजें इन्वॉल्व है। ये नहीं कह रहा हूं कि इतना जानने के बाद तुरंत जजमेंट लिखना शुरू कर दोगे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि फॉर्मेट लिख करके एक बार प्रैक्टिस करो, 2 बार प्रैक्टिस करो, 10 बार प्रैक्टिस करो, पहले फॉर्मेट याद हो। क्योंकि जब आपको चीजें अच्छे से दिमाग में धारित होंगी तब उस 3 घंटे के अंतर्गत 2 जजमेंट टाइम पर लिख पाओगे और उसके साथ ट्रांसलेशन कर पाओगे। वरना पहली बार के जजमेंट लिखने में मैंने आपसे कहा है कि 3 घंटे से कम का समय नहीं लगता। ये बात समझ लीजिए, प्रैक्टिस के साथ ही आप उसे कम समय में ला पाएंगे। तो जरूरी है कि हमें स्टेप्स याद रहें, हमें फॉर्मेट एग्जैक्ट पता हो, और इसके साथ फिर आप उन फैक्ट्स को इसमें इंपोर्ट करना शुरू करिए और फिर आप जजमेंट लिखना प्रारंभ करिए। तो आज के इस शॉर्ट सेशन में मैंने सिविल जजमेंट के फॉर्मेट के साथ आपसे परिचर्चा की है। अगले शॉर्ट सेशन में, सीरीज में, मैं आपसे क्रिमिनल जजमेंट के फॉर्मेट की बात करूंगा, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के और आपके साथ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और कुछ जजमेंट्स के राइटिंग की भी प्रैक्टिस की जाएगी। और उसके पहले मैं एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस और मार्शलिंग ऑफ एविडेंसेस इन द जजमेंट, इसके बारे में भी एक सेशन जरूर लूंगा। बने रहिए हमारे साथ विदेकी ज्यूरिस्ट इस प्लेटफॉर्म में, आपको जज बनाकर ही छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच।